बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज। पहला चैप्टर है हमारे पास बायो का, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। उर्दू में हम इसको कहते हैं गैसों का तबादला। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर हमने मतलब कि थोड़ी सी डेफिनेशंस देखनी है। इस आज के हमारे लेक्चर के अंदर मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, इसकी कुछ लाइनें स्किप कर देते हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर के आखिर के अंदर मैं वो डिस्कस भी करता जाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर को आपने गौर से सुनना है। ये जो बेसिक टर्म्स मैंने लिखी है, ये मतलब कि आपकी बायो के अंदर मोस्टली यूज होती हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट जो हमने आज डिस्कस करना है, हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है। बेटे इसका हम अगर उर्दू में मीनिंग देखें तो इसका मतलब है गैसों का तबादला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखें कि आमतौर पर मतलब जनरली हम अगर देखें तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। देखिए गैसों का तबादला हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ। इसमें क्या टेक इन मतलब लेना, टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। मतलब हमने इसको आगे अब डिटेल से डिस्कस करना है। मैं आपको ब्रीदिंग और जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये क्या प्रोसीजर है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसको हम जनरली देख रहे हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिंपल लिखना है कि टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद बेटा हमारे पास जो मजीद है दूसरा क्वेश्चन हमने देखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रीदिंग क्या है। लेकिन हमेशा याद रखना बेटे, अगर इसको मैं डिफरेंस की फॉर्म में नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस से अबाउट के किसी चीज का आपने कंपेयर करना हो, तो कंपेयर हमेशा दरमियान में लाइन लगाई जाती है। मतलब आप दरमियान में क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, एक तरफ ब्रीदिंग और दूसरी तरफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और कम से कम कंपेयरिंग के अंदर डिफरेंस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ताकि आपके नंबर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएं, 2 नंबर आपको पूरे मिले। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, मतलब 2 पॉइंट्स आप इजीली जनरेट कर सकते हो। कोई डेफिनेशन है, 2 चीजों की डेफिनेशन है तो उनकी 2 मतलब एक डेफिनेशन का पॉइंट हो जाएगा, दूसरा उसकी एग्जांपल का हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई जनरली आपसे किसी चीज के बारे में पूछ रहा है तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो उस टॉपिक में से जनरेट हो ही जाते हैं इजीली। तो आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंस को लाइन लगाकर और क्या करना है, उसके 2 पॉइंट्स कम से कम आपने उनके जवाब में लिखने हैं, ताकि आपके नंबर पूरे आ सके। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस करना है हमारे पास ब्रीदिंग क्या चीज है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको ये बात पता हो कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। और दूसरा पॉइंट हमारा इसके पास आ जाएगा कि ये है इट इज अ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। कि ब्रीदिंग में जस्ट हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें, एनिमल्स ब्रीदिंग क्या कर, एनिमल्स ब्रीदिंग को किस तरह परफॉर्म करते हैं कि टेक करते हैं एयर को अपने अंदर, हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं और फिर हवा को बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्रीदिंग में आप क्या लिखेंगे, टेक एयर in their bodies to get oxygen and take out air from their bodies to get rid of carbon dioxide। कि आपने क्या किया कि हवा को जिस्म के अंदर लेके गए ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सके, और हवा को ही फिर आपने जिस्म से बाहर निकाला ताकि जो आप हवा बाहर निकाल रहे हैं उसके जरिए आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से क्या कर दें,
बाहर रिमूव कर दें। प्यारे बच्चों, आपको इस बात का पता है कि इंसान के लिए ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ की बका के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, हम इसीलिए ब्रीदिंग करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म रखा है ब्रीदिंग का। तो क्या होता है कि जिसके अंदर हम ताजा हवा अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन को क्या कर सकें, जिस्म के अंदर मूव करा सकें और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सकें। अब बेटा ये भी बात है कि ये एक नेचर भी है कि चीजें जो हैं हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है कि देखें, जब आप हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है ऑक्सीजन ज्यादा है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपने मतलब कि जैसे ही हवा अंदर मूव कराई तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर मूव कर जाएगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो मतलब कि बाहर ज्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है। आप अपनी बॉडी के लिहाज से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में ज्यादा है, जो क्या करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। जब हवा को आप बाहर निकालेंगे, आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसी 10th की बायोलॉजी चैप्टर 1 में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी डिस्कस करेंगे। वो क्या है हमारे पास मैकेनिज्म ब्रीदिंग में, हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जब मैं आपको इस टॉपिक पे आऊंगा तो इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि ब्रीदिंग हमारे पास क्या है। अगर हम ब्रीदिंग की डेफिनेशन देख लें, ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे, टेक एयर इन बॉडी टू गेट ऑक्सीजन एंड टेक out air from body to get rid of कार्बन डाइऑक्साइड, कि हवा को जिस्म के अंदर लेके जाना ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सके और हवा को जिस्म से बाहर हासिल निकालना कि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा मिल सके। टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा मिलना, रिलीफ मिलना, कि ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अलावा आप मजीद भी लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। देखिए मैंने इसके 3 पॉइंट्स आपको बना के दे दिए, तो आप ये 3 पॉइंट्स भी अगर डिफरेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं। 2 फेज किस तरह के, पहले फेज में हम क्या करते हैं, 2 रूट्स भी लिख सकते हैं, 2 फेज लिख सकते हैं। पहले रूट के अंदर हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और दूसरे रूट के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करा रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ क्या है, ब्रीदिंग है। और ये ब्रीदिंग कहाँ चल रही होती है, एनिमल्स की इन्वायरमेंट के साथ चल रही होती है, ठीक है, कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है आज का, जो इसकी डिफरेंस में जो दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है वो रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की है। तो हम इसको देख लेते हैं बेटे, ये क्या चीज है हमारे पास। सेलुलर रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता भी हूं ये क्या चीज होती है। द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड are broken down by oxidation, reduction and the releasing energy transform into ATP। देखिए प्यारे बच्चों, आपने एटीपी की जो सिंथेसिस है आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिटेल से पढ़ी है। हमने यहाँ पर इसका थोड़ा सा जिक्र किया है, हम उस पूरी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते।
कि देखिए आपने डेफिनेशन पर गौर करना है, मैंने लिखा द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड, मतलब कि खुराक जो हमने खाई उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मतलब हमने ऑर्गेनिक फूड यूज की है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है, वो खुराक में CH बॉन्ड टूटेंगे। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटते हैं तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए खुराक के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी एंड द रिलीजिंग एनर्जी, जो वहां से एनर्जी निकलती है फिर उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और आपको पता है एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम अपनी मतलब कि जब भी हमें एनर्जी जरूरत होती है तो फिर एटीपी में से एक फास्फेट का बॉन्ड टूट जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक्टिविटीज के अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है। दे आर नॉट सिनोनिम्स टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, बहुत डिफरेंस है। कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये हमारे पास, और जो ब्रीदिंग है ये हमारे पास एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो है ये सेल लेवल के ऊपर हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा सेल लेवल पर किस तरीके से, कि हमें पता है कि जो एटीपी जो बनती है वो कहां बनती है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर मौजूद होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह है तो सेल के लेवल के ऊपर रेस्पिरेशन होगी, मतलब जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड के जरिए वो खुराक पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। तो सेल्स के अंदर जाके क्या होता है कि ये CH बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड खुराक के अंदर जो मौजूद होते हैं टूटते हैं, और फिर इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। फिर जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है हम क्या करते हैं, उस एटीपी को तोड़ के एडीपी में कन्वर्ट करते हैं, एएमपी में कन्वर्ट करते हैं, अपनी एनर्जी हासिल करते रहते हैं। फिर उसको दोबारा फिर एएमपी से एडीपी, एडीपी से फिर एटीपी में कन्वर्ट करते रहते हैं, खुराक खाते रहते हैं, और ये दोबारा से एटीपी जनरेट होती रहती है, यूज भी होती रहती है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक इंसान की जिंदगी चल रही होती है, ठीक है। तो आगे इसके आपकी बुक में थोड़ी सी मजीद सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम बोलते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी मैं दोनों आपको समझा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे पास दो टाइप्स है रेस्पिरेशन की, एक को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी हमारे पास आ जाती है बेटे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि रेस्पिरेशन की वो टाइप जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये किस तरीके से होता है बेटा रिएक्शन, कि देखें जो हमने खुराक खाई है, मिसाल के तौर पर हमने ग्लूकोज यूज किया है, ऑर्गेनिक फूड है, ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। हमें पता है ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और इससे फिर क्या होगा बेटा, कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और इस रिलीज होने वाली एनर्जी को फिर किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन से मिलती जुलती है, ठीक है। रेस्पिरेशन की टाइप्स की जो सबसे पहली एरोबिक रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बेटा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या होती है, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की या तो मिकदार थोड़ी होगी या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। तो ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी हो या ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो वहां पर क्या होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। और इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है, तो अगर इसकी इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइक इससे भी एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन ये क्या होती है, एनर्जी लेस होती है, थोड़ी होती है। देन अगर हम कंपेयर करें
एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ। कि जो एनारोबिकली जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो थोड़ी है एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में, यहां पर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। आई थिंक तकरीबन एनारोबिक रेस्पिरेशन से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और इधर हमारे पास 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अब मतलब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम मतलब अपनी बॉडी के अंदर अब ऑक्सीजन मौजूद है, एनएरोबिकली हम रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कि ब्रेक डाउन हो रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी है, तो CH बॉन्ड टूट रहे हैं, एनर्जी बन रही है और उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है कि अगर कोई बंदा कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है और वो कंटिन्यूअसली करता जा रहा है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि देखिए आप कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा कि आपकी बॉडी के अंदर आप जब भाग रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो क्या होगा, आपका सांस तेज हो जाएगा, ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन क्या करता है, चेस्ट को ऑर्डर करता है कि भाई इसका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ा दे। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि जब आप ज्यादा सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर ज्यादा पैदा हुई है उसको बॉडी से क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस वक्त फिर क्या होता है, अगर फिर भी ऑक्सीजन कम हो तो फिर एनएरोबिकली रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लूकोज फिर लैक्टिक एसिड बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इसके अलावा बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन सम प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया जो है ये एनएरोबिकली क्या करते हैं, मतलब अपने मेटाबॉलिज्म को रन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था आज का, हमने मतलब कि ये टॉपिक पढ़ा। अब मैं जरा बता देता हूँ कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास बच्चे। ये हमारे पास गैसियस एक्सचेंज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। या फिर मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसकी जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, आपसे पूछ सकता है एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमें हासिल होती है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जो हासिल हो रही है वो ज्यादा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी हासिल हो रही है वो क्या हमारे पास कम है। इसके अलावा ब्रीदिंग अलग से भी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, और इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन अलग से भी डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन आप पूछ सकता है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज है यहाँ पर कि ब्रीदिंग हमारे पास क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये हमारे पास क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लेक्चर के अबाउट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा।